Hello students, welcome to my chemistry class. In the last class, we have already discussed about the classification of matter. यानी कि हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको मैटर का क्लासिफिकेशन बताया था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास में ये सारी चीज़ें बता दी थी कि कैसे हमें केमिस्ट्री को पढ़ना है और कैसे हमें केमिस्ट्री को इजी समझना है और कैसे हम अब केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। आज की क्लास में आपको ये बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लास के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको मैटर के क्लासिफिकेशन तो बता दिए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ वो आपका बिल्कुल बेसिक लेवल है, यानी कि वो 9 और 10th में हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैटर का क्लासिफिकेशन हमने किया था फिजिकल बेसिस पर और केमिकल बेसिस पर। केमिकल बेसिस में मैंने आपको प्योर और इम्प्योर बताए थे, यानी कि मिक्सचर बताए थे। मिक्सचर मैंने 2 होमोजीनस और हेट्रोजीनस आपको बताए थे। इसके बाद मैंने आपको प्योर के अंदर 2 पार्ट डिवाइड किए थे, एलिमेंट और कंपाउंड, अंडरस्टैंड। अब एलिमेंट के भी 2 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट भी 2 तरह के होते हैं। इसका मतलब एक तो होता है एटम जो कि एग्जिस्ट करता है इन द फ्री स्टेट, ओके। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, यानी कि एटम जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, अंडरस्टैंड। मैंने मुझसे गलती से निकल गया था करता है, लेकिन वास्तव में एटम जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा एक होता है मॉलिक्यूल्स, दूसरा क्या होता है मॉलिक्यूल जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों ही एलिमेंट हैं, अंडरस्टैंड। मॉलिक्यूल को कंपाउंड के अंदर भी देखा जा सकता है, यानी कि मॉलिक्यूल को कभी कभी कंपाउंड भी बोल दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं और बिल्कुल ही बेसिक चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़े ही ध्यान से आपको क्लास देखनी है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। देखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैटर की बात की थी, ठीक है ना। कोई सा भी मैटर उठा लो, आप कोई सा भी मैटर ले लो, दुनिया का कोई सा भी मैटर, कोई सा भी सब्सटेंस ले लो। मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मैटर जो होते हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, जैसे ये मेरे हाथ में एक चौक देख रहे हो आप, इस चौक को अगर मैं तोड़ूं तो इसके बहुत सारे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे। इट मींस ये जो बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल्स इज मेड अप बाय मॉलिक्यूल्स, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि अगर मैं पार्टिकलों को भी ब्रेक करूं, पार्टिकलों को भी तोड़ूं, तो उसमें आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। जैसे कि ये आपका चौक है, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आएंगे। तो मॉलिक्यूल्स इज मेड अप बाय एटम, और मॉलिक्यूल जो होते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल है, एक जो मॉलिक्यूल है वो बहुत सारे या 2 या 3 से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, अंडरस्टैंड। तो मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय एटम एंड पार्टिकल इज मेड अप बाय मॉलिक्यूल एंड मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल्स। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका मैटर चला था और लास्ट में पहुंच गया एटम, यानी कि मैटर जो होता है वो बेसिकली वो बना होता है एटम का। किसका बना होता है, एटम का। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अकॉर्डिंग मैटर कोई सा भी हो, कितना ही बड़ा हो, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। यानी कि पहले मैंने मैटर को डिवाइड कर दिया पार्टिकल में, पार्टिकल को डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दिया एटम में। अब आगे एटम को हम और डिवाइड नहीं कर सकते। इट मींस अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज अनडिविजिबल पार्टिकल्स, ओके। एटम कैसा पार्टिकल है, अनडिविजिबल या इंडिविजिबल। तो डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। तो डाल्टन ने क्या बताया, कैसे कैसे उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया, इस बात को उसने कैसे एक्सप्लेन किया, उसने एक थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। तो इस थ्योरी के आज मैं आपको मेन पॉइंट्स बताने वाला हूं। इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, ओके। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल
एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल। यानी कि इसका पहला पॉइंट, डाल्टन का पहला पॉइंट क्या बताता है हमें डाल्टन थ्योरी का, ये बताता है कि जो मैटर होता है वो बना होता है किसका, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल्स का बना होता है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इतना छोटा पार्टिकल है और उस पार्टिकल का नाम है एटम। उस पार्टिकल का नाम क्या है, एटम। अंडरस्टैंड? तो फिर से बताऊंगा मैं आपको कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, यानी कि डाल्टन ने ये बताया कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल जिनको हम एटम कहते हैं उनसे मिलकर बना होता है। पॉइंट नंबर 2, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट are identical in the all physical and chemical properties। identical in the, देखिए इसमें बोला गया है कि atom of the same element, अगर एक एलिमेंट है तो उसके जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे, यानी कि उन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे कि एलिमेंट्स के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था एलिमेंट के भी दो पार्ट मैंने किए थे। एक तो किया था एटम जो कि फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक होता है मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन ये आपका ओनली एटम है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी नहीं है, ओनली हाइड्रोजन है और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मैंने लिखा H2, तो अभी भी ये एलिमेंट है, ऐसी बात नहीं है कि ये एलिमेंट नहीं है, लेकिन मैंने लिखा H2, तो इसके अंदर केवल और केवल 2 हाइड्रोजन है और कुछ भी नहीं है, तो ये प्योर एलिमेंट हो गया, तो इट इज मॉलिक्यूल। तो ये एटम से मिलकर बना हुआ है। देखो 2 हाइड्रोजन इसके अंदर, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सेम एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सारे की सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के सारे की सारे एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। बच्चों एलिमेंट एक होना चाहिए, अगर एलिमेंट एक है तो उसके सारे के सारे एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन अगर एलिमेंट डिफरेंट है, चलो ये भी समझा देता हूं मैं। H2 एक एलिमेंट है, ये लो मैंने लिखा एक तो H2 और एक लिखा N2, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। अंडरस्टैंड? इसके एलिमेंट के जो एटम होंगे वो है हाइड्रोजन, और इस एलिमेंट के जो आपके एटम होंगे वो होंगे नाइट्रोजन। बोलो यस और नो? तो बच्चों डिफरेंट एलिमेंट है दोनों, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो इनके जो एटम हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। अंडरस्टैंड? बोलो यस और नो? बात समझ में आ रही है मेरी? वापस समझिए, यहां पूछा गया, यहां बोला गया एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट है तो इसके सारे एटम हैव सेम आर आइडेंटिकल इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर एलिमेंट सेम है तो उसके सारे के सारे एटमों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन थर्ड पॉइंट बोल रहा है एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी डिफरेंट होंगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। ये वाली बात भी किसने बताई थी, डाल्टन ने बताई थी अपने पोस्टुलेट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपना पॉइंट नंबर 4,
An atom is the smallest particle that take part in the chemical reaction. देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। आप गर्मियों के दिनों में शिकंजी या शरबत जो भी है आप बनाते हैं, तो पानी के अंदर शक्कर को डिसॉल्व करते हैं, शुगर वाटर में। जैसे शुगर को डिसॉल्व किया जाता है तो शुगर के पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल में केमिकल रिएक्शन होती है। तो वहां भी इट मींस केमिकल रिएक्शन कोई सी भी हो, ए टू जेड कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन में हमेशा कंपाउंडों के, एलिमेंट के एटम पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा की पूरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कभी नहीं करता। अंडरस्टैंड? यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा एटम ही टेक पार्ट करते हैं, एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही बोलना चाह रहा है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, पार्ट करता है। ओके, आगे पांचवा, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक एटम वो एटम है जिसको ना तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ना तो हम एटम बना सकते हैं नया, और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल के रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में जितने एटम होते हैं, आफ्टर द रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम होंगे। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना कंपलसरी हो जाता है। मेरी बात को फिर सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब एक एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें रिएक्टेंट है, उसमें प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में 5 मोल है कार्बन के, तो प्रोडक्ट में भी कितने आएंगे, 5 आएंगे, ना तो 6 होंगे ना 4 होंगे। अंडरस्टैंड? यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। तो ये किसको फॉलो करता है? अगर दिमाग लगाओ तो 9th क्लास में या 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हमेशा रिएक्टेंट का कुल मास रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि एटम को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते। अंडरस्टैंड? चलिए मैं फिर बता देता हूं। इसी की डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ दिए जाते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत सारे लॉ हैं, ठीक है। और इन लॉ को जो दिया गया है वो सारे के सारे लॉ इस डाल्टन थ्योरी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम उन लोगों को बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको बात बताता हूं। अब आगे हम बात करते हैं, मैटर पे आते हैं दोबारा। डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी। डाल्टन ने मैटर के बारे में बताया कि मैटर के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। फिर एटम के बारे में उसने बहुत सारी बात बताई। उसने बताया कि एटम अगर सेम एलिमेंट का होगा तो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, डिफरेंट एलिमेंट का होगा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। और अगर एटम वो पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। ये सारी बात डाल्टन ने बताई। इसके अलावा एक चीज, 2-3 चीज और डाल्टन ने बताई थी, वो मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है। देखिए होता क्या है, अगर सेम रेशियो के अंदर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन होते हैं, 2 और मोर देन 2 एटम। अगर सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, वो आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। क्या बनता है? मॉलिक्यूल। अभी बताया मैंने,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होगा, क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन, एक और लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलकर बना लेते हैं H2। ये एटम है, ये एटम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल है। ठीक है। इसी तरह आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा कंपाउंड बनता है। तो ये भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे H2 और O2, ये भी आपका एक एलिमेंट है H2, ये भी आपका एक एलिमेंट है O2। तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं और ये बना लेंगे H2O केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है। तो यहां भी आपने एक देखा, तो ये भी मॉलिक्यूल है और एक कंपाउंड भी है। तो कभी कभी कंपाउंड को अपन मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, तो यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत सारे लोग को फॉलो करती है। तो स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको बताता हूं इनका मेजरमेंट। हाँ जी, बाजार से सामान लाते हो, सब लाते हैं, मैटर को हम लेकर आते हैं, चीनी, शुगर, है ना, या कोई भी खाने की चीज या कपड़ा, मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं, बिना सिला खरीदते हैं, तो हम उसको बोलते हैं भाई 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो, लेंथ नापते हैं। या फिर कोई भी वजन वाली चीज, मास वाली चीज लेके आते हो, तो भी आप कहते हो 1 किलो शुगर, 2 किलो आटा, 5 किलो, सब आप जानते हो। सब्जी लेकर आते हो, 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, है ना। तो व्हाट इज दिस किलो, व्हाट इज इट केजी, है ना। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को आप मेजर करोगे, किसी भी मैटर को मेजर करोगे, नापोगे, तोलोगे, तो उसके लिए आपको मेजरमेंट यूनिट चाहिए। मैंने कहा 1 kg, अब है क्या 1 kg? किसी को नहीं मालूम कैसे बना 1 kg, है ना। What is 1 kg? बस एक दिमाग से हाइपोथेटिकली मैंने इसको 1 kg मान लिया, इंटरनेशनल सिस्टम ने इसको 1 kg मान लिया। अब पूरी दुनिया इससे तोलती है सामान और इसके बराबर देती है कि इसके बराबर आपने तोला, अब उसको हम 1 kg मान के चल रहे हैं। अंडरस्टैंड? मेरी बात को समझ रहे हो कुछ? तो वो मेजरमेंट यूनिट है। तो इसी तरह मेजरमेंट सिस्टम में आपको बता रहा हूं कि कैसे हम फिजिकल फंडामेंटल यूनिट होती है, फंडामेंटल बेसिक यूनिट होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और उनके सिस्टम क्या क्या हैं, उनको कौन कौन से सिस्टम में मेजर किया जाता है। तो मेजरमेंट सिस्टम, ओके, 3 सिस्टम मेन होते हैं। आजकल चौथा सिस्टम यूज किया जाता है, वो है SI सिस्टम। इन सब के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में, चूंकि हमारा चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसीलिए मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बेसिक चीजें, बेसिक बातें यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी आपको बताऊंगा। तो अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम। पहला सिस्टम है CGS। C का मतलब सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर आप लेंथ लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हो। इसके बाद ग्राम, यानी कि मास को आप ग्राम में, ठीक है, और टाइम को आप यहां पर सेकंड में मेजर करते हो। तो हमारा ये सिस्टम है CGS सिस्टम। क्या है ये? CGS सिस्टम। लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। अंडरस्टैंड? दैट इज CGS सिस्टम। तो यहाँ पर 3 ही चीज दी जाती है, एक तो लेंथ, एक मास और एक टाइम। ये ध्यान रखें। इस सिस्टम में केवल 3 के बारे में बताया गया, 3 ही फंडामेंटल यूनिट निकाली गई हैं, है ना। लेकिन बच्चों होती तो और भी हैं। तो मेन 7, कितनी? 7 फिजिक्स में पढ़ी होगी आपने, फिजिक्स में आपके सर ने आपको भेजी होगी। 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती हैं। बेसिक फंडामेंटल यूनिट, ऐसी यूनिट जिनसे अदर यूनिट्स को डिराइव किया जाता है, जो खुद से ड्राइव नहीं होती, जो खुद पर्टिकुलर होती हैं। अंडरस्टैंड? तो जिसको डायरेक्ट अपन अप्लाई करते हैं वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती हैं, और फंडामेंटल यूनिट से हम अदर डेरिवेटिव यूनिट, डिराइव्ड यूनिट निकालते हैं, जो आप फिजिक्स में पढ़ लेते हो। तो FPS में लेंथ को फुट, पाउंड और सेकंड,
ठीक है। और m के s में यहां पर मीटर, केजी मास में, और टाइम को सेकंड में। लेकिन एसआई सिस्टम जो है, एसआई सिस्टम में 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। एसआई सिस्टम में 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है और उनकी हम एसआई यूनिट लिखते हैं, जो मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स। एसआई यूनिट हम पढ़ रहे थे, तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट। देखिए स्टूडेंट्स, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी की भी डेरिवेटिव्स नहीं होती, यानी कि उनको किसी से भी ऑब्टेन नहीं किया जाता, वो पर्टिकुलरली खुद में अपने आप में ही एक यूनिट है। तो ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ पहली है आपकी लेंथ, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, यानी कि हम इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे या पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, उसमें यहाँ पर हमें इसको यूज करना होता है। तो मास अगला है सेकंड, मास को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट होती है, जिसे अपन केजी से शो करते हैं। थर्ड है टाइम। देखिए लेंथ, मास और टाइम, ये लास्ट 3 जो मैंने आपको सिस्टम बताए थे, कौन कौन से, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, उन तीनों सिस्टम के अंदर इन क्वांटिटीज को शो किया गया था, लेकिन अदर क्वांटिटी को शो नहीं किया। जबकि एसआई जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, इस सिस्टम ने पूरी 7 फिजिकल बेसिक क्वांटिटीज जो है ना, उनके लिए एसआई यूनिट दी है। अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रिक करंट चौथी है अपनी, देखो टाइम की यहाँ पर सेकंड आ गया। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड। और इसका जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो होती है एम्पियर। एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, 10th क्लास में आप पढ़ते आए होंगे इसको। अगला आता है फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम यहाँ केमिस्ट्री के अंदर केल्विन में रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर की वैसे 3 यूनिट होती हैं, आपको पता होगा, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। हम यहाँ पर केल्विन यूज करेंगे। अगला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को आईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जरूरी नहीं है आईवी से करें, कई लोग इसको केवल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। कौन सी होती है बच्चों? कैंडेला। तो चलिए अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम इसी को ज्यादा यूज करते हैं। और ये जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट जो होता है उसको हम मेजर करते हैं मोल में। केमिस्ट्री के अंदर मोल वर्ड क्यों यूज लेते हैं? क्या रीजन है कि मोल, देखिए मोल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, और केमिस्ट्री के अंदर हम एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। एटम और मॉलिक्यूल इतने माइक्रो पार्टिकल होते हैं कि हम इनको ना तो काउंट कर सकते हैं, है ना, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, ये विजिबल नहीं होते, इनको काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हम इनको क्या करते हैं, इनको मोल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? मोल के अंदर। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने मोल उसके बन रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये सारी की सारी बच्चों 7 जो थी, ये थी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी से डिराइव्ड नहीं होती, ये अपने आप में खुद एक क्वांटिटी है। लेकिन बच्चों कुछ क्वांटिटी, कुछ यूनिट्स ऐसी भी होती हैं जिनको इन बेसिक क्वांटिटी से, इनसे क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे कि डेंसिटी। डेंसिटी को अगर आप निकालोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम से निकालते हो, और वॉल्यूम जो होता है वो अपने आप में एक डिराइव्ड है। कैसे? वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, हम सब जानते हैं। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? लेंथ का क्यूब। आप जानते हो लेंथ, LENGTH, लेंथ का होल क्यूब वॉल्यूम होता है। तो ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो लेंथ का क्यूब है वॉल्यूम। इट मींस वॉल्यूम को कहां से निकाला जाता है, कहां से प्रोड्यूस किया जाता है? लेंथ से प्रोड्यूस किया जाता है। तो इट मींस वॉल्यूम भी एक तरह की डिराइव्ड हो गई। लेकिन हम डेंसिटी की बात कर रहे थे, मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो आपका डेंसिटी होता है बच्चों। तो इसी तरह वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। चलो वेलोसिटी को समझते हैं। वेलोसिटी एक डिराइव्ड यूनिट है। कैसे? क्योंकि ये डिराइव्ड होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इट मींस लेंथ, और टाइम इट मींस ये आपकी अदर फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। तो दो फिजिकल क्वांटिटी से एक नई क्वांटिटी निकल रही है वेलोसिटी।
अंडरस्टैंड। तो वेलोसिटी यहाँ पर कौन सी हो गई, डिराइव्ड यूनिट हो गई। तो ऐसी यूनिट जो इन 7 बेसिक फिजिकल यूनिट से क्या की जाती है, डिराइव की जाती है, वो उसे हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये आपके और भी इसके एग्जांपल आप केमिस्ट्री में नहीं बल्कि फिजिक्स में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो आता है मेजरमेंट। देखो किसी भी क्वांटिटी का जब मेजरमेंट किया जाता है तो हम सब जानते हैं कि हम मेजरमेंट को एक्यूरेसी से करना पसंद करते हैं, कि उसके अंदर कम से कम एरर हो, ये सब जानते हैं। मार्केट से आप अगर 2 किलो चावल भी खरीद के लाते हो तो चावल या राइस जो भी है, आप मार्केट से शुगर खरीद के लाए 2 किलो, और मान लो जिस दुकानदार से, जिस शॉपकीपर से आप शुगर खरीद के ला रहे हो, उसने 2 किलो की जगह आपको 1 किलो 990 ग्राम दे दी, यानी कि 10 ग्राम कम दे दी, तो भी आप उसको परेशान करने वाले हो। जाहिर सी बात है, लेके तो आओगे नहीं, उसको डांटोगे, लड़ोगे उससे, भाई तो 10 ग्राम कम कैसे दे रहा है, होगा ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो ना, हाँ उसने आपको अगर दे दी 2 किलो और 2 ग्राम, यानी कि 2-3 ग्राम उसमें ऊपर दे दी तो हम खुश हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसने ज़्यादा दे दी। लेकिन उसने आपको फिक्स 2 ग्राम दी तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, वो फिक्स है, एक्यूरेसी है। लेकिन बच्चों ये चीज़ क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक्यूरेसी। किसी भी सब्सटेंस का जब मेजरमेंट किया जाता है तो हम क्या चाहते हैं, एक्यूरेसी। और हमने एक दुकानदार से कोई सामान खरीदा, उसने 2 किलो हमें तोल के दिया, दूसरे दुकानदार के पास हम गए, उस दुकानदार पर हमने वो सामान को वापस तुलवाया तो पता लगा कि 1 किलो 990 ग्राम निकला। इसका मतलब पहले वाला दुकानदार ने हमारे साथ बेईमानी कर ली, चीटिंग कर ली, है ना। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, हो सकता है उनके अंदर एरर हो, उस दुकानदार के तराजू के अंदर प्रॉब्लम हो, इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो, एपरेटस के अंदर प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से एरर आ जाता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि कम से कम एरर हो, ठीक है। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर एरर कम से कम हो, एक्यूरेसी ज्यादा हो, है ना। तो उसी के लिए यूज किए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, कि हमारा मेजरमेंट मैक्सिमम क्या हो, एक्यूरेट हो, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो, उसके अंदर एरर कम से कम हो। तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हमारे मेजरमेंट में होंगे, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हमारे मेजरमेंट में होंगे, हमारा मेजरमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट हमारा मेजरमेंट होगा। यानी कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, द टोटल नंबर ऑफ इन ए डिजिट इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। वापस सुनेंगे, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, द टोटल नंबर ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called significant figure। यानी कि जिसका लास्ट, जिसका the total number of a digit in a number including, देखो ये टोटल नंबर है, इसको देखो आप 4.285, ठीक है, इसमें टोटल नंबर है अपने 4, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है whose value is uncertain, जो लास्ट डिजिट होती है वो कैसे होती है, अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन का मतलब ये इस वैल्यू से इससे एक ज्यादा भी हो सकता है और एक कम भी हो सकता है। यानी कि जो मैंने आपको दिया 4.285 वो वास्तव में 4.286 और 4.284 के बीच में है, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके इन दोनों के मिड वैल्यू है, अंडरस्टैंड। यानी कि 0 आप हम कह सकते हैं इसको 0.001 या तो ज्यादा होगा या कम होगा, यानी कि प्लस माइनस 0.001, इसे कहते हैं एक्यूरेसी। कि हमारा जो ये मेजरमेंट है ये या तो 0.001 ज्यादा है या 0.001 कम है, अंडरस्टैंड। तो ये एक्यूरेसी हो गई, क्योंकि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। तो देखो मैंने इसके नीचे एक चीज और लिख रखी है कि द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है इंडिकेटेड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर से इंडिकेट की जाती है। अब इसको मैं और समझा देता हूं बच्चों। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4, तो इसके अंदर एक्यूरेसी कितनी आ रही है, प्लस माइनस 0.001, यानी कि हमारा जो एरर आएगा वो या तो 0.001 ज्यादा आएगा
या 0.01 यानी प्लस माइनस ये एरर आएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड की, इसमें देखो 4.28, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो ये जो है किस किस के बीच में है, ये है 4.287, ठीक है, एक तो, और एक है 4.29, यानी कि ये इन दोनों के बीच का है। तो आपका एरर कितना होगा 0.01 प्लस माइनस, या तो आपका 0.01, अच्छा आप कम कौन है सबसे कम ये है, यानी कि हमारी सबसे कम एरर है ये। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना कम एरर, यानी कि एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा। तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होती है, उसके अंदर एरर उतना ही कम होता है। 0.001, ठीक है, और ये 0.01, तो हमारा ये तो बहुत ही कम आ रहा है ना एरर, सबसे कम एरर आ रहा है। जितना कम एरर होगा उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। चलो इसको और समझते हैं। एक और एग्जांपल मैंने देखा है 4.2, है ना। 4.2 जो होता है वो किसके बीच में है, 4.1 और 4.3 के बीच में है। 4.1 और 4.3 इसके बीच में आता है 4.2। बोलो यस और नो। तो इसमें एरर कितना आ रहा है, प्लस माइनस 0.1, प्लस माइनस 0.1, ये तो बहुत ज्यादा है। तो ये तो एरर बहुत ज्यादा आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर कम है, एरर ज्यादा है, एरर ज्यादा है, एक्यूरेसी कम है। तो जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर उतनी कम एक्यूरेसी, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। अंडरस्टैंड। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, हमारे मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है इंडिकेटेड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर से इंडिकेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया बच्चों आपका सिग्निफिकेंट फिगर। अब आखिर कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर ये सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं, कैसे निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के लिए बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे कि कैसे हम किसी भी मेजरमेंट में से सिग्निफिकेंट फिगर और फाइंड आउट करते हैं। अंडरस्टैंड। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।